बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की वीडियो में हम डिस्कस कराएंगे सिरसा लोकसभा सीट के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट लोकसभा सीट है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी बन रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार घोषित करा है वो करा है अशोक तंवर, जो पहले कांग्रेस में रहा है। 2 बार पिछली 2 योजना थी उन्होंने कांग्रेस में चुनाव लड़े हैं और अब की बार बीजेपी ने इसकी टिकट दी है। 2024 में बीजेपी की तरफ से ये उम्मीदवार है, जबकि 2014 और 2009 अशोक तंवर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे। 2009 में तो वो कांग्रेस की तरफ से सांसद भी थे और 2014 में सेकंड नंबर पे रहे थे। तो एक बार इसमें देखेंगे, अभी तक तो कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करा है और इसके टक्कर में कोई अच्छा उम्मीदवार उतारा जाता है तो डेफिनेटली ये सीट पे टक्कर होने की संभावना है। बाकी हम 2019 के चुनाव की बात देखें तो बीजेपी में सुनीता दुग्गल जी थी, जो कि जिनको वोट मिले थे 7,14,351, जो कि 52% था टोटल वोट परसेंट का। फिर कांग्रेस की तरफ से अशोक तंवर जी थे, जिनको 4,04,000 वोट मिले थे, ठीक है, जो 29% था। और तीसरे नंबर पे जेजेपी की तरफ से निर्मल सिंह थे, जिनको मात्र 95,000 वोट मिले थे। तो यहाँ पे वोट का अंतर था लगभग 3,09,000, ठीक है। अब की बार बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि इनके समर्थक इनके साथ कितने जाते हैं। बाकी 3,09,000 का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। इस तरह से वोट शिफ्ट होना, वो भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, मुश्किल काम है थोड़ा। फिर भी अगर इनकी तरफ से कुछ लोग नाराज हुए होंगे, क्योंकि ये पिछले 10 साल से कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आए, और बीजेपी उम्मीदवार जो सुनीता दुग्गल है वो, या फिर जो कार्यकर्ता है वो, उनका भी क्या सोच है वो डिपेंड करेगी। अगर हम 2014 की बात देखें तो 2014 में आईएनएलडी की तरफ से चरणजीत सिंह सांसद थे, जिनको 5,06,000 वोट मिले थे, जो था 39%। हम इसको 40% मान लेते, 40% वोट मिले थे। और कांग्रेस की तरफ से अशोक तंवर जी थे, जिनको 3,90,000 वोट मिले थे। और डॉक्टर सुशील इंदौरा ये थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ से, जिनको मिले थे 2,41,000 वोट, 18%। और यहाँ पे जो डिफरेंस था जीत का वो 1,15,000 था। अशोक तंवर से ज्यादा वोट मिले थे इनको, ठीक है। तो यहाँ पे बट हम जो नोट करने वाली बात ये है कि शेयर परसेंट सिर्फ 9% का डिफरेंस था। यहाँ पे आप देख रहे हो 20% का है। इसमें से ये 20% में से अगर 10% भी घट के इधर उधर हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनेगी। और बाकी डिपेंड करा गया कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार सिरसा से उतारती है, उसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस सीट पे कुछ संभावना है, पर जहां तक बात है आंकड़ों की, 3,09,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हम 2009 की बात करें, 2009 में कांग्रेस की तरफ से अशोक तंवर यहाँ पे सांसद थे, जिनको 42% शेयर मिला था वोट का, ठीक है। और डॉक्टर सीताराम, जिनको 3,90,000 मिले थे, उनको 38% मिला था। और राजेश कुमार को बीएसपी की तरफ से उनको 76,000 वोट मिले थे, जो कि लगभग 8% था। तो यहाँ पे वोट का अंतर बहुत कम था, जो था 30,499, ठीक है। ये कम ही वोट का अंतर था। उसके अलावा वोट का अंतर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे और बढ़ा है। यहाँ पे दोनों, अगर हम 2014 और 2009 की बात करें तो बीजेपी टॉप 3 में नहीं थी। यहाँ पे भी बीजेपी नहीं थी, यहाँ पे भी बीजेपी नहीं थी। और एकदम से जो उनका शेयर बढ़ा है वोट का, वो 52% हुआ है। वो क्योंकि यहाँ से आईएनएलडी खत्म हो गई थी, ठीक है। आईएनएलडी के पास 40% जो वोट शेयर था वो यहाँ चला गया, और हरियाणा जनहित कांग्रेस का भी जो शेयर परसेंट था वो चला गया। अब की बार आईएनएलडी भी हम नहीं मान रहे कि टक्कर में है, हरियाणा जनहित कांग्रेस भी नहीं है, और जेजेपी भी। ये लगभग लोकसभा चुनाव से गायब मान रहे हैं, इनकी कोई सीट नहीं आएगी। मेन टक्कर रहेगी पूरे हरियाणा में, वो रहेगी कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। तो यहाँ से डिपेंड करेगा कि अशोक तंवर के समर्थक कितने हैं। उनका कहते हैं वो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, उनकी ग्राउंड पे काफी अच्छी पकड़ है। वो हम चुनाव के बाद ही देखेंगे। अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो ये सीट तो बीजेपी के खाते में जाएगी, क्योंकि 3,09,000 की लीड को तोड़ना बड़ी बात है। यहाँ पे देखो 35,000 था, हम मान सकते हैं 1,15,000 था, ये भी कन्वर्ट हो गई। यहाँ बढ़ा है एकदम से, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो 52% है ये एकदम से घट जाएगा, क्योंकि
ऐसा कोई मुद्दा, एक किसानों वाला मुद्दा है जो सिरसा की तरफ से भी काफी किसान आए थे, वो मुद्दा अगर बीजेपी को ले जाता है तो मतलब वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बीजेपी के लिए। इसलिए ये सीट मेरे को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगी। दूसरे या तीसरे नंबर पे पहले रोहतक की तो है, उसको कोई नहीं कह सकता, सबसे अच्छी टक्कर उसके ऊपर होगी। दूसरी सोनीपत की है, दूसरी पे हम सिरसा को भी रख सकते हैं, क्योंकि सोनीपत में किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव नहीं था। कुछ गांव थे जो किसान आंदोलन में बीजेपी के साथ थे, और कुछ थे जो किसान आंदोलन में किसानों के साथ थे। बट सिरसा से ज्यादातर लोग किसान आंदोलन में थे, वहां से ट्रैक्टर भर भर के आए हुए थे, क्योंकि ये एरिया पंजाब के पास लगता है। लोगों की उसी तरह की मेंटेलिटी, वही सब सोचते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें टोटल नौ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक जींद का है, 3 फतेहाबाद के हैं, 5 सिरसा के, 3 फतेहाबाद के, एक जींद का। अगर हम बात करें तो कौन कौन से है, पहले नरवाना जो कि जींद डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें रामनिवास जेजेपी की तरफ से। फिर है टोना, फतेहाबाद में आता है, देवेंद्र बबली यहाँ से जेजेपी के हैं। फिर फतेहाबाद के आसपास के गांव और शहर जो सिटी है उसमें दूराराम है जो कि बीजेपी की तरफ से। रतिया इसमें फतेहाबाद में आता है, यहाँ पे लक्ष्मण नेपा जो बीजेपी की तरफ से। ये कलावली सिरसा में आता है, शशिपाल सिंह है कांग्रेस की तरफ से। डबवाड़ी सिरसा में आता है, अमित सियाग है कांग्रेस की तरफ से। रानिया जो कि सिरसा में आता है, रंजीत चौटाला जो इंडिपेंडेंट है, जिनको अब की बार सिरसा से सॉरी हिसार से सीट दी गई है, जिनको हिसार से टिकट दी गई है, जो चौटाला फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट उसके आसपास के एरिया। तो यहाँ पे गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी है, जो पहले कांग्रेस में थे, वो है। और एलनाबाद ये सिरसा में आता है, अभय चौटाला यहाँ से आईएनएलडी की तरफ से है। अगर यहाँ पे हम इनका थोड़ा समझने की कोशिश करें तो 2 बंदे जेजेपी से हैं, 3 बीजेपी से हैं, 2 कांग्रेस से हैं, एक आईएनएलडी। तो ये जो मिक्सर है ना, ये इस तरह का है, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कोई सीट कॉम्प्लेक्स होने जा रही है रोहतक के बाद, तो वो सिरसा की है, क्योंकि पहला फैक्टर जो आता है उसमें है कि अशोक तंवर को सीट दी गई है, ठीक है, जो पहले 10 साल अपने कांग्रेस में निकाल के आए हैं, ठीक है, और एक बार 2009 में वहां से सांसद रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे किसी भी एक पार्टी की तरफ झुकाव नहीं है, ठीक है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, इंडिपेंडेंट भी है, हरियाणा लोकहित कांग्रेस भी है, आईएनएलडी भी है। इसलिए लोगों का क्या रवैया रहेगा, और अगर बीजेपी यहाँ पे मार खाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ से काफी बंदे किसान आंदोलन में गए हुए थे। ये पंजाब से सटा हुआ एरिया है, इसलिए यहाँ पे लोग बाग पंजाब को फॉलो करते हैं, और पंजाब में किसान आंदोलन का भरपूर विरोध हुआ था। तो इसको देखते हुए मैं दूसरे नंबर पे इस सीट को रख रहा हूँ। बेशक से यहाँ पे डिफरेंस 3.5 लाख का था, आप देख रहे हो, सॉरी 3,09,000 का डिफरेंस था, जो कि बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद भी ये सीट कॉम्प्लेक्स हो सकती है, वो क्योंकि हमने एनालाइज किया है कि जो ये विधानसभा क्षेत्र है इनमें भी काफी कुछ उल्टा सीधा है, सारा मिक्सर है। तो वो डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किसको वहां पे अपना कैंडिडेट उतारती है। और अब की बार हाँ, ये भी डेफिनेटली ये भी सच है कि इतनी बड़ी जीत से कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी। अगर कोई डिफरेंस रहेगा तो वो इतना रहेगा, 40 से 50 हजार के वोट का डिफरेंस रहेगा। 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख के आसपास डिफरेंस नहीं रहेगा। मैक्सिमम रहेगा तो 1 लाख के आसपास डिफरेंस रहेगा, नहीं तो यही डिफरेंस रहना है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं ना कि काफी कुछ अलग है, लोगों की सोच अलग है। विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है, अलग अलग एरिया में। 9 में हम देख रहे हैं आधी आधी सीट सबके इससे आई हुई है, तो ये काफी कुछ मैटर करेगा। और हाँ, अशोक तंवर जी की छवि बताते हैं कि ग्राउंड लेवल की है। सिरसा वाले कृपया कमेंट करके बताएं कि अशोक तंवर का क्या रुझान है वहां पे, कितने लोग खुश है या नहीं है कि ये अभी 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद अभी बीजेपी में आ रहे हैं। तो इनकी ग्राउंड लेवल पे कितनी पकड़ है वो कृपया बताएं, और ग्राउंड लेवल की क्या सच्चाई है, क्या रिपोर्ट है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।